नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन EMRS, KVS, NVS, NCT कंडक्टेड बाय UPSC, तो आज का वीडियो है हमारा आधारित है परचेज प्रोसीजर इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और ये परचेज प्रोसीजर है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, बहुत जरूरी है वीडियो को लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं परचेज प्रोसीजर पार्ट 2। नीड असेसमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। सबसे पहले है नीड असेस करनी है हमें, उसके बाद में स्पेसिफिकेशन तैयार करना है और खरीदी की प्लानिंग तैयारी करनी है, प्लानिंग बनानी है। तो सबसे पहला पॉइंट हम कर रहे हैं यहाँ पर नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट क्या है वो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। The authority in the user department initiating the indent for procurement shall first determine the need। सबसे पहले क्या करना है, नीड को डिटरमाइन करना है, इंक्लूडिंग एंटीसिपेटेड रिक्वायरमेंट फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द procurement, description and specification of need assessment is of fundamental importance in ensuring value of money, transparency, competition and level playing field in procurement. The following matters are decided to comply with the procurement guidelines। कौन कौन से पॉइंट होंगे? सबसे पहला पॉइंट हमारा है द एक्सप्रेशन description of the need, keeping in view the value for money VFM and to ensure wide competition, therefore to the extent practicable it should be first unambiguous, complete, using common terminology prevalent in relevant trade; second, in accordance with the guidelines prescribed if any in this regard; third, except in case of proprietary purchase from a selected single source, reference to brand names, catalog number or other details that limit any materials or items to a specific manufacturer should be avoided as far as possible. Where unavoidable, such items descriptions should always be followed by the words or substantially equivalent। कहने का मतलब है कि प्रोप्राइटरी परचेज के अलावा, जो कि एक सिंगल सोर्स से खरीदा जाता है, कोई भी ब्रांड नेम, यहाँ आप देख पा रहे हैं ब्रांड नेम, कैटलॉग नंबर और अदर डिटेल्स है वो टेंडर इंक्वायरी में नहीं देने हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, ये मैन्युफैक्चरर्स को लिमिट करता है। लिमिटेड सप्लायर्स है वो अवेलेबल हो पाते हैं खरीदी के लिए, इसलिए कभी भी ब्रांड नेम, कैटलॉग नंबर और दूसरी डिटेल्स है वो शामिल नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, मेथड ऑफ सेटिस्फाइंग इट, ओनिंग, लीजिंग, हायरिंग, आउटसोर्सिंग और थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP and so on may be determined as per policies declared in this regard or based on a techno-economic evaluation using life cycle cost if feasible of various alternative methods of satisfaction of the need and compatibility and interoperability with existing infrastructure or systems. The quantity of the subject matter of procurement commensurate with economy। क्वांटिटी है वो किसके साथ में जुड़ी होनी चाहिए? इकोनॉमी के साथ में होनी चाहिए कि हमारा बजट कितना है। नेक्स्ट है टाइम शेड्यूल एंड प्लेस ऑफ प्रोडक्ट, वर्क, सर्विस डिलीवरी। नीड असेसमेंट एंड जनरेशन ऑफ इंडेंट फॉर प्रोक्योरमेंट शुड बी डन sufficiently in advance of the time when goods are required। समय पर रिक्वायरमेंट है वो तैयार कर लेनी है प्रोक्योरमेंट के लिए, और कहाँ पर परचेजिंग सर्विसेज चाहिए, डिलीवरी चाहिए, वो प्लेस भी निर्धारित कर लेना जरूरी होता है नीड असेसमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट, नीड असेसमेंट के बाद में फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, यहाँ हम देख पा रहे हैं टू एंश्योर वैल्यू फॉर मनी, ट्रांसपेरेंसी, लेवल प्लेइंग फील्ड एंड एंश्योरिंग वाइडेस्ट कॉम्पिटिशन। इसके लिए ये
फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द इंडेंट इज ए वाइटल एलिमेंट इन वेरियस प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, अप्रूवल्स एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनेबलनेस ऑफ प्राइसेस एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द बिड्स। देयरफॉर इट शुड बी वर्कड आउट इन रियलिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। द prevailing market price ascertained through a market survey or budgetary quotations from one or more prospective suppliers or published catalogs. Maximum retail price MRP printed on the item is the main source for establishing the estimated cost of items for which there no historic data available। तो estimated cost बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? यहाँ पर बजटरी कोटेशन कलेक्ट करना है, कैटालॉग है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ये सारी चीजें देख करके और हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट तैयार कर सकते हैं नीड असेसमेंट में। द एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट में फॉर इक्विपमेंट क्राफ्ट विच आर यूनिकली custom built to buyers specification, the best way to get a fair assessment of cost is by obtaining budgetary quotes from potential parties। यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, एस्टिमेशन कॉस्ट तैयार कर रहे हैं तो ये स्पेसिफिक है। इक्विपमेंट और क्राफ्ट जहां पर सप्लायर है वो यूनिक है, कस्टम बिल्ट बायर्स है, कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है वो स्पेसिफिक है, यूनिक है, तो यहाँ जरूरी होता है बजटरी कोटेशन कलेक्ट करना जरूरी है। टाइम शेड्यूल फॉर रिसिप्ट ऑफ कोट, कोटेशंस लेने हैं उसके लिए टाइम शेड्यूल क्या है? टू ऑब्टेन एज मेनी बजटरी कोट्स एज पॉसिबल फ्रॉम रेपुटेड पोटेंशियल फर्म्स एंड ए टाइम ऑफ 21 डेज। कोटेशन अगर हम ले रहे हैं तो 21 डेज के अंदर उनको कलेक्ट करना है कोटेशंस को रेपुटेड और पोटेंशियल फर्म से जो कि माल को सप्लाई कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ लेस देन 3 बजटरी कोड 2 एक्सटेंशंस अप टू 10 डेज ईच में बी कंसीडर। मतलब क्या है, अगर 21 दिन के अंदर 3 कोटेशन या उससे ज्यादा नहीं मिलते हैं तो कोटेशन रिसीव करने के लिए 10-10 दिन के 2 एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, in the event of non-availability of 3 quotes within the above extended period, the estimate should be prepared on the basis of the number of budgetary quotes received। अगर एक्सटेंडेड पीरियड के बाद में 21 डेज प्लस 10 डेज प्लस 10 डेज के बाद में भी 3 कोटेशन और मोर नहीं रिसीव होते हैं तो जितने कोट्स हमें मिले हैं उसी से हमें एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट तैयार कर लेनी है। किसके लिए? इक्विपमेंट और क्राफ्ट के लिए जो कि विशेष जगह से हमें खरीदने हैं। अदर मेथड्स फॉर एस्टेब्लिशिंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द इंडेंट एंड टेंडर इवैल्यूएशन आर, फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेटेड रेट इन द पास्ट इंडेंट ऑफ द सेम गुड। पास्ट इंडेंट से रेट लिए जा सकते हैं सेम गुड के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 2, लास्ट परचेज प्राइस ऑफ दिस और सिमिलर और नियरली इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट। पहले जो खरीदी की गई थी उसकी लास्ट परचेज प्राइस को लिया जा सकता है कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए। थर्ड पॉइंट, कॉस्टिंग एनालिसिस बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल्स ऑफ द आइटम। फोर्थ, रफ असेसमेंट फ्रॉम द प्राइस ऑफ द असेंबली मशीन ऑफ विच द आइटम इज ए पार्ट और वाइस वर्सा। फिफ्थ, थ्रू द इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट कॉस्टिंग एजेंसीज। इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सपर्ट एजेंसीज जो कॉस्ट निर्धारित करती है, कॉस्ट बताती हैं, उनसे डिस्कस कर लेना है। 6 पॉइंट, एज ए लास्ट रिसोर्ट रफ असेसमेंट फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नॉट यूजिंग दिस आइटम एट ऑल। तो ये सारे पॉइंट है वो कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए मदद करेंगे। और 7 पॉइंट है, इन केस ऑफ फॉरेन करेंसीज the rate should be reduced to a common denomination of Indian rupees। अगर सप्लायर फॉरेन फर्म है, फॉरेन कंपनी है और रेट है वो फॉरेन करेंसी में है तो उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके कॉस्ट एस्टिमेशन तैयार किया जाएगा। इन एडिशन, wherever they are available, Directorate General of Supplies and Disposal DGS and D rates should be considered। इन सब
चीजों के अलावा डीजीएस एंड डी के पास में जो रेट है उनको भी देखना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मुलेशन ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। पहले नीड असेसमेंट तैयार किया, उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन तैयार करना है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में क्या क्या पॉइंट शामिल होंगे ये देखिए। ए वेल डिफाइंड टीएस मीन्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन will facilitate the preparation of responsive bids by bidders as well as examination, evaluation and comparison of the bids by the procuring entity. TS है वो मदद करती है एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन एंड कंपैरिजन ऑफ बिड प्रोक्यूरिंग एंटिटी के लिए हेल्पफुल है। इट वुड ऑल्सो हेल्प इन एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ द सप्लाइड गुड्स। फॉर्मेशन ऑफ टीएस शुड एंश्योर फॉलोइंग पॉइंट। तो टीएस है वो मदद कर रही है प्रोक्यूरिंग एंटिटी, खरीद विभाग है उसके लिए क्वालिटी एंश्योर करने में भी मदद करता है, सप्लाई और गुड्स के लिए भी जरूरी होती है। तो टीएस है वो कौन कौन से पॉइंट के द्वारा क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड एंड एंश्योर द वाइडेस्ट कंपटीशन। ये इंपॉर्टेंट है, लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करवाती है, साथ में वाइडेस्ट कंपटीशन में भी हेल्प करती है। बी अनएम्बिगुअस, प्रीसाइज, ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, ब्रॉड बेस्ड, जेनेरिक, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर आइटम्स प्रोक्योर्ड रिपीटेडली एंड मेजरेबल। सेट आउट द रिक्वायर्ड टेक्निकल, क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स टू मीट जस्ट द bare essential needs of the procuring entity. Preference should be given to procure the goods which carry the BIS marks and the relevant international standards. ये सारी चीजें भी उसमें शामिल करनी है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब टीएस की मदद से हम कर सकते हैं। साथ में ही टीएस में बीआईएस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो करना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ टीएस शुड एंश्योर फॉलोइंग पॉइंट्स। और क्या होंगे, ऑल डायमेंशंस इनकॉर्पोरेटेड इन स्पेसिफिकेशन शैल बी इंडिकेटेड इन मेट्रिक यूनिट्स। मेट्रिक यूनिट्स में डायमेंशंस को यूज करना है। कंप्लाई विद सस्टेनेबिलिटी क्राइटेरिया एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल एंड अदर मैंडेटरी एंड स्टेटरी रेगुलेशंस or internal guidelines if any applicable to the goods to be purchased। environment और pollution control measures है वो भी ध्यान रखने हैं, टीएस में मदद करती है ये। next, commensurate with value for money and require that all goods and materials be new, unused and of the most recent or current models and that they incorporate all recent improvements in design and materials। ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आइटम हम खरीद रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, वो नए हों, अनयूज्ड हों और साथ में मोस्ट रिसेंट हों, करंट मॉडल हों, आउटडेटेड नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना है, ये उसमें होने चाहिए। शुड हैव एम्फेसिस ऑन फैक्टर्स सच एज एफिशिएंसी, ऑप्टिमम फ्यूल पावर कंजप्शन, use of environmental friendly materials, reduce noise and emission levels, low maintenance cost and so on। ये सब चीजें टीएस में बताना है कि हमें इस तरीके के आइटम परचेज करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स है बीईई के द्वारा निर्धारित किए गए, वो भी टीएस में शामिल करने जरूरी है। बीईई प्रोवाइड सम स्टैंडर्ड्स और सम नॉर्म्स। कौन कौन से हैं वो नॉर्म्स, ये देखिए। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी सेविंग एंड देयर बाय द कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल ऑफ 21 इक्विपमेंट्स अप्लायंसेज दैट आर रूम एयर कंडीशनर्स, आरएसी, कैसेट, फ्लोर स्टैंडिंग टावर, सीलिंग, कॉर्नर एसी, tubular fluorescent tube light, frost free refrigerator, distribution transformers, direct cool refrigerator, electric storage type geyser, color TVs, induction motor, ceiling fans, agricultural pump sets, LPG stoves, washing machines, laptops, ballast, office automation products,
solid state inverter, diesel engine driven monosat pumps for agricultural purposes, diesel generator, inverter AC and LED lamps. This information should be included in the TS. ये स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो करने हैं जो कि सुझाए जाते हैं BEE के द्वारा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। टीएस में और क्या शामिल होगा? डिस्करेज प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्विंग इवेल्युएशन ऑफ सैंपल्स। सैंपल्स नहीं लेना है। जनरली ऐसा होगा कि टीएस में कोई भी सैंपल कलेक्ट नहीं करना है, ये प्रोक्योरमेंट का रूल है। अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, परचेज इन अकॉर्डेंस विद ए सैंपल शुड नॉट बी यूजुअली अंडरटेकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। ए सैंपल शुड नॉट बी यूजुअली अंडरटेकन। इन सम स्पेसिफिकेशंस देयर मे नॉट be a sample clause, but such indeterminable characteristics are left to be agreed to between the seller and buyer. One way to procure indigenize certain spares whose drawing specifications are not available is to procure in accordance with an available sample of the part. In such cases, supply must be in conformity with an agreed reference sample in such respect only, whereas for the remaining characteristics it must be in conformity with the laid down drawing specifications. जनरली सैंपल कलेक्शन नहीं करना चाहिए, परंतु अगर आवश्यक है, बहुत जरूरी है, तो उसके लिए कुछ क्लॉज बने हुए हैं गुड्स के लिए, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए, तो वहां पर सैंपल कलेक्शन किए जा सकते हैं। बिल्कुल पाबंदी भी नहीं है, परंतु सामान्य रूप से ऐसा नहीं करना है। इसेंशियल टेक्निकल पर्टिकुलर्स, कौन कौन से टेक्निकल पर्टिकुलर्स होंगे ये देखेंगे इस नेक्स्ट पॉइंट में। इन द टेंडर डॉक्यूमेंट shall include the following to the extent applicable for a particular purchase. First, scope of supply and also and use of the required goods. Next, all essential technical, qualitative, functional, environmental and performance characteristics and requirements, including guaranteed or acceptable maximum or minimum values as appropriate, where the bidder shall provide detailed information on such technical performance characteristics in reference to the corresponding acceptable or guaranteed values. Next, drawings है वो भी लेनी है टेक्निकल पर्टिकुलर्स में। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ द BIS मार्क वेयर एप्लीकेबल, मेंशनिंग ऑल पैरामीटर्स वेयर सच ए स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड्स ऑप्शंस। BIS मार्क भी कंसीडर करना है, इसके स्टैंडर्ड हैं वो भी टेक्निकल पर्टिकुलर्स में शामिल करने हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडवांस सैंपल इफ एनी एट द पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टेज बिफोर बल्क प्रोडक्शन, ये भी हम रख सकते हैं कि बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एडवांस सैंपल भी रख सकते हैं। इन द टेंडर डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग टू एक्सटेंट स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रिजर्वेशन, packing and marking if any, inspection procedure for goods ordered and criteria of conformity, requirements of special test or type test certificate or type approval for compliance of statutory requirements with reference to pollution, emission, noise if any, other additional work and or related services required to achieve full delivery, completion, installation, commissioning, training, technical support after sales services and annual maintenance contract, AMC requirements if any, warranty requirements, qualification criteria of the bidders if any, and any other aspects peculiar to the goods in question such as shelf life of the equipment and so on. तो ये सारी चीजें हैं इसेंशियल टेक्निकल पर्टिकुलर्स में शामिल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्टेनिंग टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी सैंक्शंस, अप्रूवल्स एंड साइनिंग ऑफ इंडेंट। टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी सैंक्शन है वो हायर अथॉरिटी से प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है वो पहले प्राप्त कर लेगी और साइन भी कर लेगी। इंडेंट जो तैयार कर रहे हैं, मांग जो डिमांड की जा रही है, वो सारी चीजें हैं वो फॉर्मेलिटीज भी करना जरूरी है।
प्रोक्योरिंग एंटिटी के लिए। प्रोक्योरिंग एंटिटीज में ले डाउन ए schedule of powers for administrative and budgetary approval of indents generated for procurement of goods. Before granting such approvals, it should be certified that funds in the budget are available and liability for this indent is noted against the total available budget. तो बजट तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर बजट नहीं होगा तो खरीदी कैसे कर पाएंगे। लाइबिलिटी और बजट की अवेलेबिलिटी है वो सब देखना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस द टाइम शेड्यूल ऑफ डिलीवरी इज अर्जेंट एन अर्जेंसी सर्टिफिकेट शुड बी रिकॉर्डेड जस्टिफाइंग द अर्जेंसी। अगर बहुत अर्जेंट आइटम खरीद रहे हैं तो अर्जेंसी सर्टिफिकेट है वो प्रोक्योरिंग एंटिटी है वो पहले से देख रखेगी। द इंडेंटिंग अथॉरिटी में सबमिट एन इंडेंट इन फॉर्म ऑफ ए परचेज रिक्विजिशन टू द प्रोक्योरिंग एंटिटी गिविंग इट एडिक्वेट टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट। जो इंडेंट दिया गया है प्रोक्योरिंग एंटिटी को बहुत पहले या समय पर देना चाहिए जिससे कि समय पर परचेजिंग की जा सके। इंडेंटर शुड मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द इंडेंट सबमिटेड बाय देम। जो इंडेंटर हैं जिन्होंने मांग रखी है वो प्रोक्योरिंग एंटिटी को जो अपना इंडेंट दिया है, मांग पत्र दिया है, उसको मॉनिटर करे, उसको देखे कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है, क्या हमारी इंडेंट पर प्रोक्योरिंग प्रोसेस है वो शुरू हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब बातें हैं उसमें ध्यान रखी जाएंगी। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रोक्योरिंग प्लानिंग। प्रोक्योरिंग प्लानिंग में विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ द इंडेंट फ्रॉम द यूजर डिपार्टमेंट द प्रोक्योरिंग अथॉरिटीज शुड critically review the description and technical specification enclosed with the indent for completeness, approvals, funding, value for money and possibility of the widest competition and seek clarifications from the indenting officer if needed before initiating such procurement। 10 दिनों के अंदर रिव्यू करना है जो भी इंडेंट प्राप्त हुआ है प्रोक्योरिंग एंटिटी के द्वारा, और अगर कोई चेंज है, अगर कुछ परिवर्तन चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन मांगते हैं तो वो इंडेंटर को वो वापिस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं समय से खरीदी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है रीअसेसमेंट ऑफ द क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट एग्रीगेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ वेरियस यूजर्स। द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी शैल नॉर्मली नाइदर पैकेज nor divide its procurement or take any other action so as to limit competition among bidders or to avoid the necessity of obtaining the sanction of a higher authority required with reference to the estimated value of the total demand. For example, for a particular contract, material to be procured may constitute more than 50% of the total cost of works or their service, which are a mix of consultancy services with substantial element of goods. This is a crucial stage of decision making in procurement planning for a better outcome and for वैल्यू फॉर मनी कंसिडरेशन। इस पैराग्राफ में ये बात बताई गई है कि जो मांग पत्र रखा गया है, जो डिमांड रखी गई है, इंडेंट दिया गया है, प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है वो ना तो उनको क्लब कर सकती है, बहुत बल्क नहीं बनाएंगी, जितनी मांग आई है उतनी रखेंगी, या छोटे छोटे पार्ट में भी उनको डिवाइड नहीं करेंगे जिससे बहुत ज्यादा उनको फॉर्मेलिटी ना करनी पड़े, हायर अथॉरिटीज से परमिशन ना लेना पड़े। तो ऐसा नहीं करना है, जैसी मांग आई है उसके अनुसार खरीदी प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन एंड डिक्लेयर इन डॉक्यूमेंट्स एनी लिमिटेशन ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ बिडर्स एज पर द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग प्रेफरेंस टू सर्टेन सेक्शंस ऑफ इंडस्ट्री इफ एनी। ये डिटरमाइन डिक्लेयर करना है कि कुछ जो कंपनीज होती है, कुछ सेक्टर्स हैं जैसे एमएसई है या सीपीई है, उनसे खरीदी करना है या नॉर्मल परचेज करना है, ये भी निर्धारित कर लेना है प्रोक्योरिंग अथॉरिटी के द्वारा। द प्रोक्योरिंग एंटिटी शैल नॉट एस्टेब्लिश एनी रिक्वायरमेंट एम्ड एट लिमिटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ बिडर्स। ये नहीं करना है कि कोई जो बिडर्स है उनकी लिमिट बना दे या ओपन नहीं रहे जिससे बिडर्स है पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। करना चाहिए प्रोक्योरिंग एंटिटी को in the procurement process that discriminates against or amongst bidders or against any category thereof
except to lay down a reasonable and justifiable eligibility और प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द बिडर्स। मतलब कोई भी बिडर है उनके बीच में अंतर नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लिमिटेशन नहीं लगानी है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिर्फ कुछ कैटेगरीज को छोड़ करके। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ बिडिंग, सिंगल टू स्टेज, सिंगल टू बीड, सुटेबिलिटी फॉर ई प्रोक्योरमेंट और रिवर्स ऑक्शन। कौन सा सिस्टम बिडिंग का अपनाया जाएगा? सिंगल स्टेज है, टू स्टेज है, सिंगल बिड है या टू बिड है, या ई प्रोक्योरमेंट करना है, रिवर्स ऑक्शन करना है, ये भी प्रोक्योरिंग अथॉरिटी है वो सेलेक्ट करेगी। सेलेक्ट द मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट, ओपन टेंडर्स, लिमिटेड टेंडर्स, सिंगल टेंडर्स, रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। ये भी सेलेक्ट करना है कि ओपन टेंडर के द्वारा परचेज करना है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के द्वारा करना है, सिंगल टेंडर इंक्वायरी के द्वारा करना है, रेट कॉन्ट्रैक्ट जो कि डीजीएस एंड डी के पास में होती है वहां से खरीदी करना है। तो ये मोड ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो सेलेक्ट करना है प्रोक्योरिंग एंटिटी के द्वारा। डिसीजंस ऑन द टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीटिंग वेरियस स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट which should be declared in the pre-qualification bidder registration or bidding document. The procuring entity should endeavor to adhere to the time limit so decided and record reasons for any modification of such time limits. एक फिक्स टाइम लिमिट में ही ये पूरी प्रोसेस है कंप्लीट करनी है। तो ये सब प्रोसेस है वो फिक्स टाइम लिमिट में कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है, प्लानिंग है, अभी परचेजिंग नहीं हुई है, परचेजिंग से पहले वाले क्या प्लान तैयार किया जाता है, नीड असेसमेंट है, कॉस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, साथ में टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन है और प्रोक्योरमेंट प्लानिंग। तो इस वीडियो में हमने जो प्री प्लान्ड प्रोसेस है अडॉप्ट की जाती है वो सारा पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्दी आगे के प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो भी लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।